250 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को गाइस अंत तक देखिएगा। कल जो आपकी एग्जाम होने वाली है फिजिक्स की, उससे जुड़ी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल, इसको करके जाइएगा ना, आपका 100% एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद में जो मॉडल पेपर का सोल्यूशन या फिर कुछ भी अपडेट केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी सबका भी लाने वाला हूँ वीडियो, यार सबको जानकारी आपको मिल सके। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बस इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, तो यार गाइस वीडियो को अंत तक बना रहिएगा अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मॉडल पढ़ के जाइएगा, ये पढ़ लीजिएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज आर वेरी स्मॉल, अगर एक चार्ज बॉडी का जो है साइज वो बहुत ज्यादा छोटा है, कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर कंपेयर करें उसके बीच का डिस्टेंस का उससे भी छोटा है, तो वी ट्रीट देम एज, तो हम लोग उसको किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, एक पॉइंट चार्ज के रूप में। एक पॉइंट चार्ज, इसको उसी को ना पॉइंट चार्ज बोलते हैं दोस्तों। देखिए पॉइंट चार्ज क्या होता है। If the sizes of the charged bodies are very small compared to the distance between them, we treated them as point charge, तो उसी को हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज, द फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं गाइस। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आसान है, बस इसको पढ़ लेना है अच्छे से। स्टेट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर बस ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, तो ये कंजर्व रहता है कि नहीं, ये गलत है, कंजर्व रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बढ़िया से इसको पढ़ लेते हैं। एज पर द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इट इज सेड दैट द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हमेशा कंजर्व रहता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए गाइस, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। तो मेटल का जो है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। अब क्यों होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इनफाइनाइट, ठीक है, वो हमेशा इनफाइनाइट रहता है कि मेटल का। और इसका रीजन देखिए यहाँ पर क्या है, एज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेटल के अंदर जो है वो हमेशा जीरो ही रहता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम, देखिए 1 कूलम का एक चार्ज है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज है, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है ना। और ये पहला चार्ज कितना है, 1 कूलम का है। इतना समझ में आया ना। आगे देखते हैं। फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का जो मैग्नीट्यूड वो भी सेम है, एज अ वैक्यूम इट एक्सपीरियंसेस अ इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड, कितना होगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ये -9 है या 9 है, 10 इंटू 10⁹ न्यूटन, ये 10 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन होगा। क्यों होगा, चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। इफ द चार्ज of 1 coulomb is placed at the distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in a vacuum is experience इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वो कितना होता है, हमेशा हमेशा होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। अब चलिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। एक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 मल्टीप्लाइड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सिंपली आपको पुट कर देना है। चार्ज कितना दिया हुआ था, 1 कूलम का, है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, यानी कि दोनों साइड भी 1 कूलम भी होगा। तो देखिए 1/ε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ होता है, आपको पता है ना। चलिए उसको बस पुट करिए सिंपली। चार्ज कितना है, 1 कूलम का, एक और चार्ज कितना है, 1 कूलम का। डिस्टेंस आर स्क्वायर में डिस्टेंस लिखना है तो 1 मीटर का डिस्टेंस था। अब स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। अब इसको देखिए जब आप सॉल्व कीजिएगा ना दोस्तों, देखिए 1 1 1 ही आएगा, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 9 इंटू 10⁹ आएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से आप लोग आंसर लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या इंडिकेट्स करता है, चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, ये उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
डैश गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ द चार्ज। क्या हमको इंफॉर्मेशन देता है फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और नेचर ऑफ द चार्ज के बारे में? तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है ना। इतना समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर लिखना है, ये कौन सी लॉ पर बेस्ड है? एफ बराबर के Q1 मल्टीप्लाइड Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कौन से लॉ पर बेस्ड है? फैराडेज लॉ पे, न्यूटन्स लॉ पे, कूलम्स लॉ पे, या फिर फ्लेमिंग्स लॉ? तो आंसर क्या होगा? कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। अब कैसे बेस्ट है, चलिए इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ये जो कूलम्स लॉ में यही ना कहता है ना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। What happens when a glass rod is rubbed with silk? देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। What happens when a glass rod is rubbed with silk? अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क में रब किया जाता है तो क्या होगा? तो गेन्स प्रोटॉन्स फ्रॉम सिल्क, तब जो है हमको प्रोटॉन्स मिलेगा सिल्क से। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे हमारे सामने यहाँ पर कुछ और भी है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1, देखिए यहाँ पर 10⁴ न्यूटन है। ठीक है, ये अच्छे से 104 नहीं है, 10⁴ है। यहाँ पर अच्छे से कर लेना है, ये 10⁴ है ना, 10⁴ न्यूटन है। 4 न्यूटन पर कूलम। द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इज। इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है इंटेंसिटी, कितना है 10 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। यहाँ पर देखिए सिंपली कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। चार्ज कितना रहता है Q इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एफ का फॉर्मूला क्या है? क्यू ई दिया हुआ है। क्यू ये है, ई ये है ना। देखिए समझ में नहीं आया, ये क्यू है, ये ई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, क्योंकि क्यू ई फॉर्मूला में है। तो इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। गुना कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो जब गुना कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 1.6 × 10⁻15 न्यूटन। 1.6 × 10⁻15 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज लूप, ये हमेशा क्लोज लूप पे रहता है, ये गलत है। ये हमेशा ओपन रहता है। ठीक है, चलिए हो गया। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन, फिर भी आप लोग देख सकते हो। अगर आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट जुड़िए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। The electrostatic force acting per unit positive charge at a location, it is measure of the intensity of। आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E इज। आंसर क्या होगा? QE/m। QE/m ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्योंकि क्यों होगा QE? द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल F बराबर Q ही होता है। फॉर्मूला अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। अब न्यूटन लॉ का सेकंड लॉ हम लोग यूज करते हैं, F बराबर ma होता है ना। इक्वेट कर दीजिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी F बराबर QE है, यहाँ भी F बराबर ma है। तो F हट जाएगा तो QE बराबर ma, इससे इक्वेट कीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? A बराबर QE/m। तो आंसर आ गया, है ना। आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ 3 न्यूटन कूलम। ठीक है, वो चार्ज है 3 न्यूटन कूलम पर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। देखिए यहाँ पे सेंटर है, इस सेंटर से 3 मीटर के डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये निकालना है आपको। तो सिंपली देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, Q कितना है? 3 न्यूटन कूलम। तो 3 न्यूटन कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको अच्छे से पता है ना। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया कितना? 3 × 10⁻⁹ कूलम। डिस्टेंस कितना? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायमेंशन समझ में आ रहा है ना, ऐसा यूनिट। तो मीटर में कन्वर्ट किया। K का फॉर्मूला कितना क्या होता है? K = 9 × 10⁻⁹, है ना।
अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। ई बराबर 9 × 10⁻⁹ के, है ना, के हो गया 9 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻, और यहाँ पर Q1 और Q2/r²। इस फॉर्मूला में Q2/r², इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो आंसर कहाँ है, वोल्ट पर मीटर, 3 × 10⁴, 4 है ना, हाँ चलिए 4, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया। अभी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इजी क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, फटाफट बताइए वोल्ट पर मीटर। आंसर कहाँ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पहला सवाल, द प्रोसेस, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द प्रोसेस इन विच अ रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। द प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में कोई भी रीजन जो है वो फ्री रहता है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ई में, ठीक है। तो इसका आंसर गाइस क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट होगा। अब गाइस क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है, देखिए यहाँ पर आंसर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग इज अ फिनोमिनन, ये एक ऐसा नियम है सीन व्हेन अ फैराडे केज इज यूज्ड टू ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका हमेशा के लिए वो ब्लॉक कर देता है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सिंपली आपको फॉर्मूला बताना है। तो आपको ये अच्छी तरीके से पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन बाय चार्ज देखिए कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में है, वर्क डन बाय चार्ज यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे को लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। तो बिल्कुल इसको अच्छे से रट लेना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 वोल्ट बराबर कितना आपका कुलम्ब होता है, ये आपको बताना है, कितना जूल पर कुलम्ब होता है। तो 1 वोल्ट दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं, वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट मतलब जूल पर कुलम्ब। तो 2 वोल्ट मतलब 2 जूल पर 2 कुलम्ब, 1 वोल्ट मतलब 1 जूल पर 1 कुलम्ब। तो यहाँ पर आंसर कहाँ पे है, 1 जूल पर 1 कुलम्ब, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं गाइस, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। द वर्क डन इज मूविंग a unit positive test charge over a closed path in an electric field is। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। क्यों 0 होगा, यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर, वी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आज कंजर्वेटिव इन नेचर, हमेशा कंजर्वेटिव रहेगा नेचर में। सिंस द वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, the electrostatic potential on the perpendicular bisector due to an electric dipole is। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है 0 वो करेक्ट होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अच्छे तरीके से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हमेशा 0। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज नॉन एज। तो इसका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसी को तो बोलते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलिए इसका आंसर कैसे होगा, चलिए इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। तो गाइस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस, वो एक ऐसा तरीके का सरफेस रहता है फॉर्म्ड बाय द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द सेम पोटेंशियल, एक ही पोटेंशियल में रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पर जो है इंटरसेक्ट वो हमेशा नहीं करता है। एंड आर क्लोजली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, और इसी प्रकार ये जो प्रक्रम वो चलता रहता है। तो ये हो गया इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट स्टोर्ड इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पर वर्क डन बताना है, मतलब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है उसमें किस प्रकार के एनर्जी जो है स्टोर रहता है। तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वो पोटेंशियल एनर्जी रहता है, पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन, तो वही सिंपली होगा, है ना, द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको आपको रट लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आगे देखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर, डाइलेक्ट्रिक दोस्तों वो क्या होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक जो दोस्तों होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। तो डाइलेक्ट्रिक जो है तो है वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होता है, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर इज रिमेन्स जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा।
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। चलिए इसका आंसर उत्तर हो गया, अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पूरी तरीके से कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें से कुछ कुछ और भी ऑब्जेक्टिव बचेंगे जो कि मैं कराऊंगा आपको कल कराऊंगा, बस आपको अच्छे तरीके से देख लेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं, जैसे कि गॉस लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। तो इस पर जो है कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव और भी आएंगे जिसको मैं आने वाले वीडियोस पे बताऊंगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये पूछ सकता है ना। तो आइए आने वाले वीडियोस पे मैं सबके बारे में चर्चा करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पर है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए ड्राई ह्यूमन बॉडी। तो ड्राई ह्यूमन बॉडी यानी कि आपका क्या बोल सकते हैं, सूखा जो एक ह्यूमन बॉडी रहता है उसका रेजिस्टेंस कितना आता है, रेजिस्टेंस कितना रहता है मैग्नीट्यूड का, ये बताना यहाँ पे। तो क्या होगा 10⁴ ओम। ठीक है, तो 10⁴ ओम देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट है। अब ये कैसे होगा यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से जानते हैं कि वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए ड्राई ह्यूमन बॉडी इज 10 किलो ओम, है ना, किलो ओम रहता है। तो इसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं ओम में तो 10⁴ ओम होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना वो करेक्ट होगा। अगर तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस यानी कि आर जो दिया हुआ है वो 2.1 ओम है एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है 27.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए सबको याद रखना है आपको, है ना, पहले आपको गिवन जो लिखा हुआ है उसको पहले आपको याद रखना है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और एक और रेजिस्टेंस कितना है 2.7 डिग्री 2.7 ओम, और जो कि इसका कितना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो ये आपको निकालना है। देखिए T1 टेम्परेचर 1 कितना दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता है। R1 कितना दिया हुआ है 2.1 डिग्री 2.1 ओम रेजिस्टेंस। अब टेम्परेचर 2 उसका कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब उसी में से हम लोग देखेंगे जब रेजिस्टेंस उसका तो 2.7 ओम, है ना। R2 सॉरी यहाँ पर R1 यहाँ पर R2 होगा। R2 कितना दिया हुआ, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है दोस्तों, इस जगह में यहाँ मिस प्रिंट, यहाँ पे होगा R1 R2 होगा। ठीक है, ये R1 ये है, ये R2, तो R2 2.7 ओम हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आप लोग पढ़े होंगे। इस फॉर्मूला को आपको रट लेना है। क्यों रटना है, मैं क्यों रटने बोल रहा हूँ ना कि इस फॉर्मूला से यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट यही क्वेश्चन आने का चांसेस कम है। लेकिन हो सकता है कि आपको वैल्यू चेंज कर दे। यहाँ पर 2.1 ओम है, यहाँ पर 3.5 ओम दे दे। यहाँ पर 27.5 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 50 डिग्री सेल्सियस दे दे, मतलब वैल्यू चेंजेस रह सकता है। तो इस फॉर्मूला को आपको रट लेना है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय R1 और ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये T1 होगा यहाँ पे, यहाँ फिर मिस प्रिंट है गाइस। तो T2 मतलब जो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, R2 और R1 माइनस R1 जो है वो एक और अगला रेजिस्टेंस माइनस जो निचला रेजिस्टेंस है, जो छोटा रेजिस्टेंस है उसको आपको बताना है। तो चलिए नीचे में R1 रहेगा, ठीक है, जो छोटा है वो। अब देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा पुट कर करके तो आंसर कितना आएगा 0.0039 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, और आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। गाइस वही क्वेश्चन था, घुमा फिरा के वही पूछा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय, दोस्तों मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू से, म्यू यानी कि ये हो गया म्यू, ये म्यू हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका रो, इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो हम लोग मोबिलिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू से करते हैं। ऐसा यू लिख दीजिएगा और ऐसे इसको बोलते हैं म्यू, म्यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है,
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, इनमें से जो कौन सा वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है, तो लैम्प फिलामेंट वो नॉन ओमिक नहीं होता, ओमिक रहता है। कॉपर वायर वो भी ओमिक रहेगा, है ना। कार्बन रेजिस्टर वो भी ओमिक ही रहेगा, और डायोड जो है वो दोस्तों नॉन ओमिक रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन ओमिक किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपली, ए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस दैट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, यानी कि उसको फॉलो नहीं करता, उसी को बोलते हैं क्या, नॉन ओमिक। ठीक है, अमंग द गिवन ऑप्शंस ए डायोड, डायोड जो होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, अब यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का गाइस यूनिट क्या होता है, फटाफट बताए। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, साइमन होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, है ना। चलिए, आपको मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ ना, फटाफट आप लोग कमेंट डाउन कीजिए। यही क्वेश्चन या कंडक्टेंस में नहीं पूछ रहा हूँ, ये कंडक्टेंस का तो हो गया सेमन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं अपने से आपको मैं पूछ रहा हूँ कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, यहाँ पर डैश डैश रहेगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट डाउन कीजिए। ऑप्शन ये सेम रहेगा, ऑप्शन यही ऑप्शन रहेगा, बस आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। तो फटाफट कमेंट डाउन कीजिए अगर आपको इसका उत्तर पता है तो। चलिए आगे मैं अब देखता हूँ। करंट डेंसिटी इज अ, करंट डेंसिटी वो क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा गाइस। करंट डेंसिटी क्या होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स और एलॉयज ड्रॉप्स टू जीरो व्हेन दे आर cooled below a certain temperature. This phenomenon is known as superconductivity. Superconductivity ऑप्शन नंबर जो सी है ना गाइज वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर देख सकते हैं। The resistivity of certain metals or alloys drops to zero when they are cooled below a certain temperature. This phenomenon is known as superconductivity. तो कुछ इस प्रकार से इसका मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर एंड मैग्नेटिज्म मटेरियल, जो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5, उसका मैं आज ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 अपलोड होगा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए सबका उत्तर देना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या देखिए, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करेंट आई कैरिंग अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, रेडियस कितना है आर है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड वेरियस एस। ठीक है, तो करंट जो है वो आई है, आई मतलब करंट होता है ना। रेडियस कितना है आर दिया हुआ है, और कितना टर्न्स है एन टर्न्स है, तो वेरियस आर, तो क्या हो जाएगा सिंपली, तो मैग्नेटिक मोमेंट बताना है तो कैसे आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर यहाँ ऑप्शन में है, जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा देखिए यहाँ पे, the magnetic moment of a current I carrying a circular coil of radius r and number of turns and varies as r स्क्वायर पे वेरी करता है, हमेशा आर स्क्वायर पे वेरी करता है। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से रट लेना है, एकदम एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर स्लैश कोयल इज गिवन एस, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ देखिए ये आप लोग कहीं पढ़े होंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट एल। देखिए आप लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, आपको ये पहले आता था 3 नंबर में, आता था प्रूफ करने के लिए, तो ये है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है जो वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये होगा देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा इस, मैग्नेटिक फील्ड का एस आई यूनिट क्या होगा इस, ये टेस्ला भैया, टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टेस्ला, रट लेना एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फटाफट कमेंट डाउन कीजिए अगर आपको पता है तो, हीरो बनना है तो कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में ले आऊँगा आपका कमेंट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया टेस्ला भैया। चलो आगे देखते हैं। When a charged particle move in a combined magnetic and electric field, then the force acting is known as, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट है, लॉरेंज फोर्स उस फोर्स को बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग क्यों बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ कॉम्बाइंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉम्बाइंड जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे जब मूव करता है तब उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉरेंज फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे मूव करेगा उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक दोनों पे साथ साथ मूव कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, लॉरेंज फोर्स। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्टेट सोलेनॉइड इज गिवन एज, तो इसका आंसर क्या होगा, इनसाइड द गिवन बी इक्वल टू म्यू नॉट एन एल। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, डी करेक्ट है जी बिल्कुल, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन एल। तो बिल्कुल इसको कैसे रट लेना है, एग्जाम में आप पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये देखिए ये जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ तो ये जो है आपका
इसमें भी सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसको आप लोग प्रूव करने का तरीका भी सीख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जरूर बताऊंगा, सब वीडियो आएगा, धैर्य रखिए। बहुत अभी 3-4 दिन टाइम बचा हुआ है ना, आराम से सारा वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। चलिए अब 1 गॉस इक्वल टू कितना टेस्ला, 10⁻⁻4 टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। देखिए दोस्तों, मैं आपको जितना सारा भी आपका मॉडल पेपर से उसको मैं सॉल्व करा चुका हूँ, आपका टेलीग्राम ग्रुप में है, आपका यूट्यूब में है। फटाफट प्ले स्टोर में जाइए, अरे यार प्ले लिस्ट में जाइए और आपका जो फिजिक्स है उसका आप देखिए, और मैं सबको अपलोड कर चुका हूँ। चलिए यहाँ देखिए, इसका यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। इससे ट्रू और फॉल्स। ए साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट अनचार्ज्ड पार्टिकल लाइक न्यूटन। ऊपर वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो फॉल्स होगा इसका। तो ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है, ठीक है, हमेशा इतना पता रहना चाहिए। चलिए लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला। लॉरेंज फोर्स कौन से फॉर्मूला से निकलता है? एफ बराबर क्यू मल्टीप्लाइड बी प्लस ई। एफ बराबर क्यू ब्रैकेट के अंदर वी इंटू बी प्लस ई। रट लेना एकदम अच्छा से, ठीक है। बिल्कुल इसका कौन आंसर होगा सही? ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये अगला चैप्टर का है, मैग्नेटिज्म मटेरियल। ऑप्शन आपका चैप्टर नंबर जो आपका 5 है उसका है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ए होल सो मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेटिस आर मैन मेड मैग्नेट्स। मैग्नेट्स दैट आर मेड फ्रॉम आयरन, आयरन से बनता है, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट शेप्स एंड साइज फ्रॉम डिफरेंट यूजेस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइट्स इन विच डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में अलाई करता है गाइस? नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। चलिए आगे, इफ फ्रीली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल डिस्प्ले हायर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इसका आंसर क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा मटेरियल। ऑप्शन नंबर जो ए है गाइस वो करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग, अरे भैया भैया। चलिए 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। परमानेंट मैग्नेट हैज द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट। परमानेंट मैग्नेट जो है वो किस प्रकार का कैपेसिटी रहता है? ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। वो कहाँ रहता है? ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ही रहता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट गाइस वेबर होगा, सबको पता है, वेबर रहता है इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। ये गाइस 3 बार में दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पता रहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा? वेबर। वेबर होगा भैया, अच्छे से रट लीजिए एकदम। ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर। ससेप्टिबिलिटी किसके लिए पॉजिटिव है? ऑप्शन ए एंड बी क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल दोनों के ससेप्टिबिलिटी जो होता है गाइस वो पॉजिटिव रहता है, फेरोमैग्नेटिक के लिए भी है और पैरामैग्नेटिक के लिए भी। तो एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लेना है इसको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखते हैं। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इज गिवन बाय द फॉर्मूला m बराबर m इंटू 21। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से रट लेना है इसको। What is the formula to find the work done in rotating the dipole in a uniform magnetic field from Q1 to Q2? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपली इसका आंसर देखिए, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है गाइस वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है गाइस वो करेक्ट होगा। W बराबर एम बी और ब्रैकेट के अंदर cos Q1 माइनस cos Q2। पहला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द इंड्यूस्ड चार्ज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिपेंडेंट ऑफ। तो इंड्यूस चार्ज इनमें से कौन सा, ये बताना आपको, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंड्यूस चार्ज कौन सा होगा? टाइम होगा। अब भैया टाइम क्यों होगा? तो यहाँ देखिए, टाइम जो होता है वो क्या होता है? द इंड्यूस चार्ज इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वो जो टाइम से एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड हमें रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि फैराडे लॉ में यही तो बोलता है, ये पूरी तरीके से फैराडे लॉ पर ही आपका जो मतलब फैराडे लॉ का जो एप्लीकेशन है वही यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इसका आंसर फैराडे लॉ ही होगा, कि वही फैराडे लॉ वही बोलता, देख सकते हैं कि फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूस्ड वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद इलेक्ट्रिक सर्किट चेंजेस। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात,
आपको ये प्रश्न अगर आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाता है फैराडेज लॉ क्या होता है, एक नए नंबर या फिर 2 नंबर में, तो आप लोग इसको लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। इतना जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, लेंज लॉ। लेंज लॉ ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको उस पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भैया किससे मेजर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिकल जो इनर्शिया होती है, ठीक है, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस से मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना, उसी से मेजर किया जाता है। इसको रट लेना है कि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भैया किससे मेजर किया जाता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन द कंसिक्वेंस ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ये बताना है आपको, इनमें से कौन सा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो पालन करता है। तो यहाँ पर क्या हो, लेंस लॉ। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा, लेंस लॉ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब भैया क्यों होगा, क्योंकि वो जो उसका पालन करता है, किसका, एनर्जी का, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस कंस्ट्रक्शन यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर ये आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो इसका क्या होगा, जनरेटर होगा, है ना, जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है ना, क्योंकि उसी का यूज करते हैं हम लोग। आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद सॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो आंसर क्या होगा, कॉइल रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो होगा। जिसका क्यों होगा, डी डी गाइस। यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से। द सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विथ ए कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Which of the following rules is used to identify the direction of the current induced in a wire moving in a magnetic field? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कि एक तरह से मतलब फॉलो करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लेमिंग का दोस्तों आपका बायां हाथ का रूल है, मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो होगा इसका करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वही जो है यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड इन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग फरमाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन देखिए क्या है, ए मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय पासिंग आइदर अ डायरेक्ट करंट और एट अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द प्लेट। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, ए मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय प्लेसिंग it in a time invariant magnetic field. A metal plate can be heated by placing it in a time variant magnetic field. तो both A and C, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, both A and C, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका A है, a metal plate can be heated by passing either a direct current or an alternating current through the plate। ऑप्शन नंबर A ये भी करेक्ट है। ठीक है, टिक लगा लेना है। ऑप्शन नंबर सी, अ मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय प्लेसिंग इट इन अ टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी, तो ये दोनों करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर एक आप सबसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो उसका आपको उत्तर आपको अगर पता है तो फटाफट कमेंट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आपका प्रश्न ये है दोस्तों कि आपको ये बताना है सिंपली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, नॉर्मल इनर्शिया। ठीक है, बस इनर्शिया, इनर्शिया का एस आई यूनिट क्या होता है। बस इनर्शिया का एस आई यूनिट क्या होता है, फटाफट कमेंट डाउन कीजिए, इनर्शिया का एस आई यूनिट। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द यूनिटी व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। तो आंसर क्या होगा, ये ट्रू होगा दोस्तों। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है।
चलिए आगे देखते हैं। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट आ गया, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म। अब ये अल्टरनेटिंग करंट, फटाफट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं वाला है। इसके बाद में जो है और भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगले चैप्टर्स पर, और सबको कंबाइन करके अपने से खुद से सेट तैयार करके आपको दूंगा। तो उसका बस आपको बनाना है मॉडल सेट, तो पहले मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मेंस इन इंडिया। तो एसी मेंस का जो फ्रीक्वेंसी वो कितना होता है, जो कि भारत में कितना है, तो इसका कितना है 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डायनामो से प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर द अल्टरनेटिंग करंट। इनमें से किससे जो है अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं जी, बिल्कुल नहीं, तो वोल्ट मापते हैं भैया। एमीटर से बिल्कुल करंट मापते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को मापते हैं, तो यहाँ पर एमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स एग्जिबिट्स मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। तो यहाँ पर कौन इनमें से कौन सा जो मैक्सिमम पावर डिसिपेट करता है, ये आपको बताना है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ऑप्शन नंबर जो बी है ना गाइस, वो करेक्ट होगा। इंड्यूस सर्किट भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, रेजिस्टिव सर्किट भी नहीं होगा, और इनमें से तो कोई है नहीं, मतलब ये है करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई इज इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का, जब फ्रीक्वेंसी में जो एसी सप्लाई जो है उसको बढ़ाया जाएगा तो वो भी बढ़ेगा। इंड्यूस रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वही भैया बढ़ेगा। मतलब जैसे हम लोग एसी सप्लाई को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं भैया, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंड्यूस जो आपका रिएक्टेंस है वो भी आपका धीरे धीरे मतलब बढ़ेगा। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, वो एक तौर पे आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि ये रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। तो ये इंक्रीज है, इंक्रीज होता है, ठीक है, ये बढ़ेगा। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर्स ऑफ एन एलसीआर सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्वालिटी फैक्टर में क्या दुर्दशा होगी जब एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। तो क्वालिटी फैक्टर में क्या होगा, दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है, सिंपली ये डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना गाइस, वो करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एट रेजोनेंस। ये आपको बताना है सिंपली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इस आर इक्वल्स द अप्लाइड वोल्टेज। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आपको बताना है सिंपली। और कुछ है नहीं यहाँ पर, बस एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इसका आप लोग अपने से कर सकते हो। द इम्पिडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट इज मिनिमम एट रेजोनेंस। ये क्या सही है गलत है, बिल्कुल सही है गाइस, हमेशा रहता है एलसीआर सर्किट में। तो कुछ इस प्रकार से आज जो मैंने 2 चैप्टर को कवर कर दिया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद और 2-3 चैप्टर पर आएगा बहुत ही जल्द। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, सबको बताइए कि इस चैनल पर जो तैयारी कराई जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चलिए EMW लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। और दूसरा चैप्टर क्या है, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, ये दोनों चैप्टर पर आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये गाइस फेज डिफरेंस वो कितना होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फेज डिफरेंस वो कितना रहेगा। तो फेज डिफरेंस गाइस पाई रहता है, पाई रहता है, ठीक है। फेज डिफरेंस इस दोनों के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का फेज डिफरेंस जो है वो पाई रहता है, ठीक है। अब कैसे भैया, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, है ना। वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सेम बस को आपको अच्छे से याद रखना है कि फेज डिफरेंस हमेशा पाई रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा जो वेव है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे वो गामा रेज होती है। गामा रेज में जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, अभी जो है तो टोटल जो है वो 25 से 30 ऑब्जेक्टिव में बताने वाला हूँ, ये दोनों चैप्टर से, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इतना जान लीजिए। MCQ जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा उससे बाहर तो एकदम एकदम नहीं पूछा जाएगा, इतना जान लीजिए दोनों चैप्टर से, ठीक है। गामा रेज हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए
अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू, जो मतलब मैक्सवेल का जो मैक्सवेल हाइपोथेसिस रहता है ना, मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें चेंज होता है मैक्सवेल हाइपोथेसिस में, तो किसको इंक्रीज करने के लिए चेंज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको राइज करता है यानी कि इंक्रीज करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियस है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, तो इनमें से कौन सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स प्रूव करता है, तो पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा, पोलराइजेशन, ठीक है। तो ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, क्योंकि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही पोलराइज हो सकता है, तो इसीलिए जो इसका आंसर क्या होगा, पोलराइजेशन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, इनमें से कौन सा एक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज होता है, तो एक्स रेज होता है। ऑप्शन नंबर जो ग है मतलब सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस आर यूज टू ट्रीट मसल एक, आंसर क्या होगा, इंफ्रारेड रेज, तो ऑप्शन नंबर जो ख है बी है वो करेक्ट होगा, इंफ्रारेड रेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हेन इज अ कंडक्शन करंट द सेम एज द डिस्प्लेसमेंट करंट, देखिए कब, यहाँ पर आपको 7 नंबर में ये बताना है कि कब कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट वो सेम रहेगा, जब जो है हम लोग एसी सोर्स को जोड़ेंगे, ठीक है। जब वो सोर्स एसी का हो, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका क है वो करेक्ट होगा। डीसी का सोर्स में नहीं, एसी में जो है वो कंडक्शन करंट जो है वो सेम रहता है डिस्प्लेसमेंट करंट के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द चार्ज इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है जब चार्ज जो है वो क्या होंगे, मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, बिल्कुल सही है ना। आगे देखते हैं। मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, गलत। फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट होगा। मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में मूव करता है, और फॉलिंग इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, फॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका आपका एक्सप्लेनेशन, एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन द चार्ज, मतलब देखिए एक्सेलरेटेड चार्ज का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है सिंपली, ठीक है। वो ऐसा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है व्हेन द चार्ज इज इन सर्कुलर मोशन, जब जो चार्ज जो सर्कुलर मोशन में रहता है, द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली हर पथ पर चेंज होगा, होगा ना जब सर्कुलर रहेगा तो। दस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड प्रोसीड्यूर, तब जो ये मोशन और कुछ प्रोसीड्यूर देगा तभी हम लोग उसको बोलेंगे, मतलब क्या बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। चार्ज फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें जो है चार्ज जो रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है, और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देता है हमको। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच वेव्स आर यूज टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, तो इनमें से कौन सा एक वेव है जिसका हम लोग ये कौन सा मतलब रेज है, ठीक है, वेव्स या रेज बोल सकते हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में यूज करते हैं, तो माइक्रोवेव्स रहता है वो, माइक्रोवेव्स, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये पहला चैप्टर कंप्लीट। अब रे ऑप्टिक्स को भैया देखते हैं। ये रे ऑप्टिक्स है, ये रे ऑप्टिक्स पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रे ऑप्टिक्स पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेना है आपको अंत तक। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स डेविएट्स द मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, इनमें से कौन सा जो लाइट है वो डेविएट्स होता है जब ये कोई प्रिज्म के सामने से आता है, तो वॉयलेट लाइट, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट रिजल्ट इन अ मिरर, तो इनमें से कौन सा फिनोमिनन जो है लाइट का वो हमें मिरेग में एक रिजल्ट देता है, मिरेग का रिजल्ट देता है, तो टोटल TIR ये टोटल इंटेल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम, इनमें से कौन सा एक फील्ड है जिसमें हमको मैक्सिमम दिखता है दूर तक में, यानी कि दूर 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 जिसको बोलते हैं, तो वो कन्वेक्स रहता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर इसमें दूर का देख सकते हैं हम लोग, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। मतलब जब बड़ा दिखता है, इसका जो दर्पण में जो है शक्ल हम लोग दूर का इलाका तक भी देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए दर्पण है, कन्वेक्स मिरर, तो वो बहुत लंबा एरिया को कवर करता है, ये आपको बताना है इस मिरर में, ठीक है। तो वो कन्वेक्स मिरर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम, वही भैया वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है।
चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मीडियम। देखिए यहाँ ये बताना है कि मान लीजिए यहाँ एक लाइट है भैया, है ना, और यहाँ पर एक मान लीजिए कोई मीडियम है, ये टेबल या फिर कुछ भी कुर्सी है, तो और ये वो भी कांच का बना हुआ है, ठीक है ना, कांच का या फिर शीशा का समझिए कुर्सी बना हुआ है। अरे किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलिए कुर्सी या फिर शीशा है ना, ये ड्रेसिंग टेबल है, ये देखिए आईना है, मान लीजिए लाइट यहाँ पर पड़ा और यहाँ से ये डेविएट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया यानी कि वापस इसका रे आया, तो ये इनटू ए मीडियम क्या होगा उस टाइम, तो बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंक्रीजेज। क्या ये सही है गलत है, ये बिल्कुल गलत है। द वेवलेंथ इंक्रीजेज, वेवलेंथ इंक्रीज होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा वही रहेगा, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है गाइस वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5, इफ अ ग्लास प्रिज्म इज डिप्ड इन वाटर, अगर एक ग्लास प्रिज्म को एक डिप किया जाता है पानी में, तो व्हाट हैपेंस टू इट्स डिस्पर्सन पावर, तब जो उसका डिस्पर्सन पावर में क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है, वो तो घटेगा, डिक्रीजेज होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5, इफ अ ग्लास प्रिज्म इज डिप्ड इन वाटर व्हाट हैपेंस, अरे भैया वही क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, इधर क्या होगा, द पावर ऑफ द लेंस, द पावर ऑफ द लेंस, ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द पावर ऑफ द लेंस शुड बी इंक्रीजेज टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देखिए फिजिक्स पर बहुत क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, अभी और भी 10-15 वीडियो आएगा कम से कम फिजिक्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना यूज टू ऑप्टिकल फाइबर, इनमें से कौन सा फिनोमेना का यूज हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के लिए करते हैं, तो TIR, ये बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, आपका आ सकता है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन में 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर टोटल इंटीग्रल रिफ्लेक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, यही ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा TIR के लिए, ठीक है। चलिए और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, है ना। तो इसके बाद जो है दोस्तों अगला चैप्टर जो आएगा, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 फटाफट लाऊंगा, है ना, वेव ऑप्टिक्स जो भी है, इसके बाद जो भी चैप्टर थे सबको लाऊंगा एक। चलिए पहला सवाल जो देख सकते हैं दोस्तों क्या है आपका, देखिए यहाँ पर ये जो आज मैं बताने वाला हूँ वो 2 चैप्टर है। आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में रे ऑप्टिक्स बताया था ना, रे ऑप्टिक्स, तो ये जो चैप्टर आपका होने वाला है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पर पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव सवाल पहला वेव ऑप्टिक्स पर, और दूसरा जो है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये दोनों चैप्टर पर जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं भैया, उन सारे ऑब्जेक्टिव को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। और इसके बाद मैं आपको एटम एंड न्यूक्लियाई पर भी लाऊंगा, कुछ देर में अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, तो वैसे वीडियो को देखते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका वेव ऑप्टिक्स पर क्या है देखते हैं, व्हाट इज द जियोमेट्रिक शेप ऑफ द वेव फ्रंट, मतलब वेव फ्रंट का जो है वो जियोमेट्रिक शेप क्या होता है, दैट जो कि originates when a plane wave passes through a convex lens, जब एक ऑरिजिनेट होता है कब, जब प्लेन वेव जो है वो पॉजेस करता है किसके थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के, तो तब क्या होगा, तो उसमें जो ज्योमेट्रिकल उसका शेप क्या रहेगा ये आपको बताना, वो ज्योमेट्रिकल शेप क्या रहेगा, ठीक है। जब उसका वेव फ्रंट जो है वो ऑरिजिनेट यानी कि जब ऑरिजिन पे आएगा, है ना, किसके ऑरिजिन पे, कॉन्वेक्स लेंस का ऑरिजिन पे आएगा, तब क्या होगा, कौन सा शेप बनेगा, तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसको फिजिक्स पर आपको अच्छे तरीके से सब क्वेश्चन का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑरिजिनेट्स व्हेन अ प्लेन वेव पॉजेस थ्रू ए कन्वेक्स लेंस, तो वही चीज लिखा हुआ है। चलिए YDS यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फ्रिंज, देखिए हाउ कैन द फ्रिंज विथ इंक्रीज, मतलब कैसे फ्रिंज विथ जो रहता है D, कैसे फ्रिंज विथ जो है वो इंक्रीज करता है किसमें, YDS यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो फ्रिंज विथ विथ किसको बोलते हैं आपको पता है अच्छे तरीके से, ये मान लीजिए कोई एक पतली आपका कोई मेटल है या मतलब लकड़ी है, ठीक है, बोल सकते हैं, और इसका जो ये जितना भी चौड़ाई होती है इसको बोलते हैं विड्थ, ठीक है, लेंथ एंड विथ। तो चलिए कैसे करके वो इंक्रीज होती है, तो बाय डिक्रीजिंग द विथ ऑफ द स्लिट नहीं, बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ स्लिट्स बिल्कुल नहीं, बाय रिड्यूसिंग द वेवफ्रंट वेवलेंथ ऑफ द स्लिट्स नहीं, बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर जो D है वो करेक्ट होगा इसका,
ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, द फ्रिंज विच कैन बी इंक्रीज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। मतलब जो स्लिट्स का जो सेपरेशन है वो जब इसको घटाएंगे तब जो है वो फ्रिंज विच जो है वो इंक्रीज करेगा। कहाँ पे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैं इस पर सब्जेक्टिव सवाल भी लाऊंगा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भैया होता क्या है, कैसे रे लाइट पास होता है, सब कुछ लाऊंगा, टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। What is the locus of all particles in a medium vibrating in the same phase called? जब जो है लोकस लोकस देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल, मतलब सभी पार्टिकल का लोकस क्या होता है कोई भी मीडियम में जब वो वाइब्रेट करता है, कहाँ पे? सेम फेज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर क्या होगा? उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। ये वेव फ्रंट बोलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी, इसी का ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो इसको आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। अगर वेव फ्रंट पूछ दे कि उसका डेफिनेशन, तो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन? इनमें से कौन से फैक्टर्स में जो है लाइट का इंटेंसिटी वो डिपेंड करता है? तो वो क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में जो लाइट का आपका इंटेंसिटी वो डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट फेनोमेना कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? इनमें से कौन सा जो है लाइट का फिनोमेना जो है वो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को फॉलो ओबे करता है? ओबे यानी कि पालन करता है उसका, ये आपको बोलना है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन भी नहीं होगा, डिफ्रैक्शन में तो डिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन में भी रिफ्रैक्ट होगा, बट यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ लाइट में जो है वो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को जो है वो ओबे करेगा। आगे देखते हैं। पोलराइड ग्लासेस आर यूज्ड इन सन ग्लासेस बिकॉज, तो पोलराइड ग्लासेस जो होता है उसको हम लोग सन ग्लासेस में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं गाइस? सन ग्लासेस में हम लोग पोलराइड ग्लासेस लगा हुआ रहता है। आपको पता है जो सन ग्लासेस हम लोग यूज करते हैं ब्लैक कलर का रहता है, हीरो बनते हो ना आप लोग, ठीक है। अरे ब्लैक रंग किधर गया? ब्लैक रंग, हाँ चलिए ब्लैक, चलिए ये चश्मा मैं बना देता हूँ। आप लोग जो ये ब्लैक कलर का जो चश्मा यूज करते हो, तो ये ब्लैक कलर में क्यों रहता है? सन ग्लासेस में हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं, है ना। तो आपको ये बताना है पोलराइड को क्यों यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख लेते हैं। तो दे आर चिपर, यानी कि बहुत सस्ता रहता है क्या? नहीं। दे आर गुड कलर, क्या ये अच्छे कलर में रहता है इसके लिए? दे लुक फैशनेबल, क्या ये बहुत आप हीरो जैसा दिखते हैं इसके लिए इसको यूज करते हैं क्या? दे रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी, बिल्कुल वो लाइट इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है टू हाफ ऑन अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है। आप लोग चश्मा बहुत यूज करते हो तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, फिजिक्स पर, वेब ऑप्टिक्स पर, तो इसको रट लेना अच्छे से। देखिए यहाँ पर एक इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पोलराइड ग्लासेस आर यूज्ड इन सन ग्लासेस बिकॉज दे रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी ऑफ हाफ ऑन पोलराइजेशन, वही चीज लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Two light sources are said to be coherent because coherent when both the sources of light emit light of. Two light sources को हम coherent बोलते हैं। दो लाइट सोर्स को हम लोग कोहेरेंट बोलते हैं जब दोनों सोर्स जो है वो लाइट इमिट करता है ना। किसका? कौन सा लाइट? आपको ये बताना कहाँ पे इमिट करता है। तो द सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज, नहीं, है ना। द सेम इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, सेम इंटेंसिटी भी देता है और सेम वेवलेंथ भी, नहीं। द सेम स्पीड से रहता है क्या लाइट मूव करता है? नहीं। द सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब एक ही वेवलेंथ से वेवलेंथ एक ही रहेगा और आपका जो फेज डिफरेंस में यानी कि फाई वो भी एक ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तब जो है हम लोग बोल सकते हैं कि दो लाइट सोर्सेज जो है उसको कोहेरेंट हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से देख लेते हैं। टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन बोथ सोर्सेज एमिट लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ एंड कोहेरेंट कांस्टेंट फेज डिफरेंस। चलिए इसमें क्वेश्चन में 8 बताना आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। इनमें से कौन सा डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन है? ठीक है, तो डॉपलर रेडियस ये भी है, डॉपलर स्पेक्ट्रोमीटर ये भी है, डॉपलर वेलोसीमीटर और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर तीनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अच्छे से। डॉपलर रेडियस, डॉपलर स्पेक्ट्रोमीटर एंड डॉपलर वेलोसीमीटर आर एप्लीकेशंस ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। तो ये तीनों जो एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु डिस्कवर्ड पॉइजन्स ब्राइट स्पॉट। तो पॉइजन्स ब्राइट स्पॉट को किसने डिक्लेयर किया? तो वो पॉइजन्स ने किया था, ठीक है, पॉइजन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर जो डी है गाइस वो करेक्ट होगा। चलिए ये जो चैप्टर नंबर 10 था वो कंप्लीट हो गया है, शायद ये चैप्टर नंबर 10 ही नहीं था पहले वाला, वेब ऑप्टिक्स, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। वेब ऑप्टिक्स कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्या ये अगला चैप्टर क्या था भैया, कौन सा चैप्टर था ये शायद आपका हाँ चलिए वो 11 चैप्टर जो भी था मेरे को नहीं पता, एटम से पहले वाला चैप्टर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो भी है ना। चलिए आगे देखते हैं। बताएं चैप्टर का नाम, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम, ठीक है, थोड़ा भूल रहा था मैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट अकर द विच ऑफ द फॉलोइंग। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है वो डज नॉट अकर्स इन, मतलब इनमें से कौन सा रूल को फॉलो नहीं करता, किसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता, ये आपको बताना है। तो एक्सरे एमिशन में ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा ऑफ द एमिट इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, जब लाइट जो है मेटल सरफेस में इंसिडेंट होगा आएगा, ठीक है। लाइट जब मेटल सरफेस, मान लीजिए कोई मेटेलिक सरफेस है, यहाँ पे लाइट जो है वो आता है, इंसिडेंट होता है ना, तब काइनेटिक एनर्जी में क्या दूरदर्शा होगी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो वेरी करेगा किसके रेस्पेक्ट में? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के जैसा ही, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे जो है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, वेरी करेगा, मतलब अपना जो है वैल्यू में चेंजेस बोल सकते हैं या प्लेस चेंजेस, है ना। क्वेश्चन में थर्ड देखते हैं। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस ऑफ। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो रहता है तो वो किसका डिवाइस रहता है? तो ये कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो रहता है वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 4 देखते हैं। व्हाट डज ए कैथोड रे कॉन्सिस्ट ऑफ। कैथोड रे किससे बना हुआ रहता है? इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है फिजिक्स में, ठीक है। कैथोड रे किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन से। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। हु गेव द थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब किसने दिया क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का थ्योरी को? तो इसका क्या होगा? आर ए मिलिकन। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है ना, अब ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से सब चीज़, ठीक है। मैं आपको अभी भी बहुत तैयारी कराऊंगा, टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तो बस शुरुआत ही हुआ है, कल कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ गाइस, बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर गया, आप लोग मानो या ना मानो, मैं जितना बताया सारा मैच किया था लगभग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following metals is not sensitive to visible light? इनमें से कौन सा जो मेटल है वो सेंसिटिव नहीं होता है विजिबल लाइट में? तो कैडमियम ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। डुअल नेचर ऑफ लाइट ये पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर रेडिएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन। इनमें से कौन सा जो है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं करता है? तो फोटो करंट, क्योंकि डिफ्रैक्शन में भी लाइट का हम लोग यूज करते हैं, है ना, वेव थ्योरी का यूज करते हैं। पोलराइजेशन में भी यूज करते हैं, इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस तो समझ रहे हैं ना, आगे आप लोग पढ़ोगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, सारा पढ़ोगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट फोटो करंट जो है वो ऑबे नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस बट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन बाय क्वांटम थ्योरी। वो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ट है, विच ट्रीट्स लाइट एज अ पार्टिकल। तो क्वांटम थ्योरी अगर दोस्तों कोई आपको पूछ देना ये क्वांटम थ्योरी क्या होता है, देखिए 3 तरह का रहता है आपका फिजिक्स में, है ना। एक रहता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स, एक आपका क्वांटम और एक मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये 3 तरीके का आपका फिजिक्स है। क्लासिकल में तो आपको पता है जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो वही क्लासिकल है। इन फ्यूचर आगे पढ़ोगे क्वांटम, तो क्वांटम में आपको पार्टिकल जो इधर उधर रहता है उसका फाइंड आउट करने के लिए क्वांटम का हम लोग को यूज पड़ा। तो ये सब आगे आप लोग पढ़ोगे ना, सब समझ में आएगा आपको। बस एग्जाम अभी दे दीजिए, उसके बाद मैं सब फिजिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए फोटोन्स आर डिफ्लेक्टेड बाई। फोटोन्स किसके द्वारा डिफ्लेक्ट होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं, जिनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन में करेक्ट नहीं है जो डिफ्लेक्ट करता है फोटोन्स को। फोटोन्स को किससे, फोटोन मतलब फोटो को फोर लोग का है एचमीओ, फोटोन्स को हम लोग एचमीओ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फोटोन को इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कौन से लॉ पर बेस्ड है? लॉ ऑफ एनर्जी पर, मोमेंटम पर, मास पर, एंगुलर मोमेंटम। भैया एनर्जी पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फटाफट इसको घिस देना है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और दूसरा है
कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, संचार के साधन बोल सकते हैं जो कम्युनिकेशन के माध्यम से जो हम लोग करते हैं। तो ये दोनों चैप्टर में जिन सारे भी एमसीक्यूज बनते हैं, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सवाल, उसको हम लोग करेंगे। इससे पहले एक विशेष बात, अभी से पहले हम लोग 13 चैप्टर पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल दे चुका हूँ। फिजिक्स आपका चैप्टर सेमीकंडक्टर से है, ठीक है। तो व्हाट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में गाइस किस प्रकार का बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट उपस्थित रहता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है, पढ़ लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज, मतलब एक वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं सेमीकंडक्टर में, तो वो 4 सेल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ द फॉल ऑफ टेम्परेचर, व्हाट हैपेंस टू द फॉरबिडन गैप एनर्जी गैप। देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप किसको बोलते हैं आपको पता है अच्छी तरीके से, है ना। बेन डायग्राम जब देखेंगे तो वहां पर फॉरबिडन एनर्जी गैप भी रहेगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना, इस प्रकार से रहता है। तो वहां पर आपको यह बताना है कि व्हाट हैपेंस टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप में क्या होगा ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ ए फॉल ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर का फॉल होता है ना, तो उस मुझे फॉरबिडन गैप में क्या दुर्दशा होगा, तो जो है वो भी, वो जब फॉल होगा गिरेगा तब आपका वो इंक्रीज होगा, ठीक है। फॉरबिडन गैप जो है वो बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द करंट कंडक्शन इज ड्यू टू होल्स, दोस्तों एक विशेष बात, अभी मैं सब्जेक्टिव पर भी वीडियो लाऊंगा, है ना, तो उसमें पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सब पर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, जिसको आपको पढ़ लेना है। डिफरेंस वाला एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो बस बने रहिए, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए वीडियो लगातार लाऊं और कोशिश भी जारी है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन वो क्या है, वो एम्पलीफाई। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट। इन ए सेमीकंडक्टर व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों जो रहता है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है। ये आपका सवाल जो है वो आपका मॉडल पेपर में भी है, क्वाड्रमा वाला में, तो देख लेना है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपका मॉडल पेपर में दिया हुआ था, ठीक है। तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होगा इसका उत्तर। आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, इतना जान लीजिए, ठीक है। मैं इतना करा दूंगा ना कि एक भी नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर्स ऑन हीटिंग, एक मतलब रेजिस्टेंस पर क्या दुर्दशा होगी जब सेमीकंडक्टर को हम लोग गर्म करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस रहेगा वो घटेगा, है ना, सेमीकंडक्टर में जो है वो रेजिस्टेंस वो घटेगा। अगले देखते हैं। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर, तो इलेक्ट्रॉन होल्स का जो संख्या वो कितना रहता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो इक्वल रहेगा, बराबर रहता है हमेशा। अब यहाँ बात आता है कि गाइस इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, तो गाइस इंट्रिंसिक में देखिए एकदम फुल्ली प्योर रहता है, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं होता है, कुछ भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं रहेगा, उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट एक्सट्रिंसिक में क्या रहेगा, बस वो फुल्ली प्योर नहीं रहेगा, वो थोड़ा कुछ तो डॉप किया जाएगा। इस प्रकार से उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, एक्सप्लेनेशन करेंगे बढ़िया से जब हम लोग सब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करेंगे तब। फिलहाल तो अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे तो अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस जो क्वेश्चन है उसी को मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिवर्सल गेट, इनमें से कौन सा एक यूनिवर्सल गेट नहीं है, तो वो नंद गेट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, वो एक यूनिवर्सल गेट का उदाहरण नहीं है, वो एंड और नॉट ही जो है वो 3 गेट वो यूनिवर्सल गेट का उदाहरण है। दोस्तों इससे जुड़ी ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, कंप्यूटर साइंस पर था यूनिवर्सल गेट पर, तो उसको जो है मैं फिर से एक बार अपलोड करूंगा खुद से वीडियो बना करके, तो उसको देख लेना है गेट्स पर, ठीक है। फिलहाल मैं अपलोड को कर चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से अपलोड करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर वो क्या रहता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो फुल्ली चार्ज रहता है, अनचार्ज रहता है, ठीक है, अनचार्ज रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कंप्लीट हुआ है ना, 10 कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे जो है अनचार्ज रहता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल दैट इज अनचार्ज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है जो कि अनचार्ज रहेगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम पे है, तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। ये आपका समझ रहे हैं ना, फिजिक्स का ये आपका चैप्टर वाइज ये लास्ट क्वेश्चन वीडियो है, इसके बाद आपका मेन स्टार्ट होगा। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपका मेन जो है आपका तैयारी शुरू हो जाएगा। अभी तो फिलहाल आपका चैप्टर वाइज रिवीजन मैंने करा दिया, इसके बाद जो है नोट्स आएंगी, सब्जेक्टिव प्रश्न पर मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर और ऑब्जेक्टिव आएगा 200 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस 10 ईयर्स का, है ना। फिर आपका ये बताऊंगा मॉडल पेपर वाला कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, तो बस बने रहना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का। व्हाट पर्पस डज द ट्रांसड्यूसर सर्व,
तो इसका क्या होगा, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए साउंड सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है वो साउंड सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन। इनमें से कौन सा जो एक ड्रॉबैक है एम्पलीट्यूड ऑफ मतलब मॉड्यूलेशन का एक ड्रॉबैक, यानी कि बोल सकते हैं क्षति, या ड्रॉबैक यानी कि उसका लिमिटेशन नहीं, लिमिटेशन का उल्टा होता है ड्रॉबैक्स, ठीक है, लिमिटेशन का उल्टा होता है ड्रॉबैक। तो इसका उत्तर क्या होगा, सिंपली उत्तर क्या होगा, नॉइज रिसेप्शन, ये भी करेक्ट है, लो एफिशिएंसी रहता है वो भी करेक्ट है, और लो ऑपरेटिंग रेंज ये भी करेक्ट है। तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो what happens to the satellite speed when the height of the satellite orbit gets lower, मतलब जो हाइट है सैटेलाइट ऑर्बिट का वो जब लोअर रहता है तब जो है सैटेलाइट स्पीड पर क्या होगी, वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपको बताना है। तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगा, है ना, वो इंक्रीज होगा। तो इसको आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज डबल्ड इन एफएम। तो मॉड्यूलेशन को जब फ्रीक्वेंसी डेविएशन को जब डबल करते हैं तो मॉड्यूलेशन भी डबल होगा। तो मॉड्यूलेशन इज डबल, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द ट्रांसमिशन पाथ इन पीसीएम इज वेरी लॉन्ग। व्हाट हैपेंस इफ द ट्रांसमिशन पाथ इज पीसीएम। पीसीएम यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे वेरी लॉन्ग जब रहेगा तब उसका क्या होगा, उत्तर सिंपलीफाई करेंगे तो इसको होगा रिपीटर स्टेशन आर यूज। तो रिपीटर स्टेशन का हम लोग यूज करते हैं सिंपली, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है ना। जब पीसीएम वेरी लॉन्ग रहेगा तो जो रिपीटर स्टेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए टेलीविजन सिग्नल्स जो रहते हैं वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड दोनों रहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको रट लेना है, अच्छे से आ सकता है। अब चलिए ये हो गया टोटल आपका 15 के 15 चैप्टर का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया। टोटल 15 चैप्टर्स फिजिक्स का 15 चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है।